हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इसमें हम पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं तो वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। और आप किसी भी वनडे एग्जाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यहाँ पे हम देखते हैं अर्थव्यवस्था, तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, ठीक, अर्थ और एक व्यवस्था। अब यहाँ पे अर्थ का मतलब होता है मुद्रा और व्यवस्था का अर्थ होता है प्रणाली या फिर सही तरीका। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बनेगी, किसी देश में मुद्रा का सही तरीके से जो चलन होता है वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। आपसे पूछ लेता है कि अर्थव्यवस्था जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। तो ये आपका 3 प्रकार का होता है। अब चलिए देख लेते हैं कि कहते किसे हैं, मतलब इन तीनों की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है ये चीन में लागू है, ठीक। चीन में कौन सी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और इसमें क्या होता है, तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो ये आपके अमेरिका में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इसमें क्या होता है, जो अमीर पर्सन रहते हैं, जो मतलब अमीर लोग रहते हैं, उन्हीं के अंडर में सारा रहता है, सब जितना भी रहता है व्यवस्था। तो यहाँ पे आप उससे रिलेट करके याद कर लेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, आप उसको याद रखेंगे, द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है, बुक है, वो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है 1776 में। तो और वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पूरा रिलेटेड है, ठीक। तो आप याद रखेंगे इसे। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो ये हमारे भारत में लागू है। उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट प्लस निजी उद्योगपति जो रहते हैं दोनों शामिल रहते हैं इसमें, दोनों का सहाअस्तित्व रहता है। तो ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगी जिसमें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। अब यहाँ पे पूछ लेता है आपसे कि मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था और कहाँ कहाँ पे मतलब लागू है और कहाँ कहाँ पे चल रहा है, तो आपका मलेशिया हो जाएगा और इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र। तो ये आपसे पूछ लेता है कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से एग्जाम में टिक कर लेंगे। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेक्टर, ये प्राथमिक क्षेत्र जो है उसे प्राइमरी सेक्टर के भी नाम से जाना जाता है। आप तो दोनों नाम याद रखेंगे। अब इसमें कृषि, मछली पालन, पशुपालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसी में से आपको ऑप्शन बना के पूछ लेता है, ठीक, वन लाइनर में। तो आप इसको याद रखेंगे कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें कृषि, मछली पालन, पशुपालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसे रेड कॉलर जेब के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसे रेड कॉलर जेब के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आता है द्वितीय क्षेत्र, सेकंड नंबर पे, उसे सेकेंडरी सेक्टर के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें उद्योग, निर्माण कार्य, कपड़ा उद्योग, खनिज उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप याद रखेंगे ये जो सेकेंडरी सेक्टर होता है फिर द्वितीय क्षेत्र होता है, इसमें उद्योग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी आपके द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगी। अब इसमें देखिए कुशल श्रमिक, तो इनको वाइट कॉलर के नाम से जाना जाता है। और जो उत्पादन प्रक्रिया होती है वो ब्लू कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये तीनों फैक्ट जो भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा सेवा क्षेत्र है जिसे सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपका आ जाएगा परिवहन, संचार, बैंक आदि। तो आप ये तीनों जितने भी यहाँ पे हमने आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं आप सब लर्न करेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मतलब तीनों जो ये दिया गया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी। तो बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जब कोई देश इतना सक्षम हो जाए कि उसे कोई भी चीज़ बाहर से ना तो आयात करना पड़े और ना ही निर्यात, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि जैसे मतलब ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, ना ही मतलब उस देश में आयात हो कहीं बाहर से और ना ही निर्यात हो, तो उस व्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे लागू है, तो नॉर्वे, ब्राज़ील। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आयात निर्यात जो होता है ना के बराबर होता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि जो बंद अर्थव्यवस्था है कहाँ कहाँ पे लागू है, तो आपका नॉर्वे हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए इसके डेफिनेशन क्या है, जब घरेलू अर्थव्यवस्था या फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी, आपका ये घरेलू अर्थव्यवस्था जो है उसी को डोमेस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। तो जब घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो जाता है तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक। जब ये डोमेस्टिक इकोनॉमी जो होती है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ उसका एकीकरण हो जाता है तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है।
यहाँ पे देखते हैं जैसे गुड्स, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी का आसानी से एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट होने लगता है ना, तो ये एक देश से दूसरे देश में चलने लगता है ना, तो इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का ग्लोबलाइजेशन 1951 से 1991 तक नहीं था और विकास दर जो था वो 4% था। तो आप याद रखेंगे 1951 से लेके 1991 तक जो था दर, वो विकास दर जो था वो 4% था। ठीक है, और एक पॉइंट आपसे पूछ लेता है तो आप याद रखेंगे, इसे नोट के रूप में याद रखेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो अर्थव्यवस्था जो था प्राथमिक क्षेत्र का उस टाइम पे विशेष योगदान था, लेकिन आज के समय में क्या है, सेवा क्षेत्र का ज़्यादा योगदान है। ठीक, तो भारत की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का योगदान हो गया है इस समय पे, तो आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा आंसर। आपसे वन लाइनर में पूछ लेगा तो आप इसे भी याद रखेंगे। यहाँ पे देखते हैं 1991 में भारत का ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया और 1991 से 2002 तक भारत की विकास दर बढ़ गई थी। तो ये 4% पहले था और उसके बाद फिर बढ़ के कितना हो गया था, तो लगभग 5.5% हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मानव विकास सूचकांक, इसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के भी नाम से जाना जाता है। इस इंडेक्स को UNDP ने बनाया है। ठीक, और इसका मुख्यालय आपसे पूछ लेता है तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इस इंडेक्स से हमें पता चलता है कि कोई देश कितना विकसित, विकासशील या फिर अविकसित है। ठीक, आप इसे याद रखेंगे। ये बना है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये यही पता करने के लिए बना हुआ है। ठीक, तो इससे पता चलता है, रैंकिंग दी जाती है कि देशों को कि कौन किस नंबर पे है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय में किसी देश ने कितनी उन्नति की है उस पर रैंक प्रदान करता है ये। ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है आपका। भारत देश की राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले किसने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है। अब यहाँ पे हम CSO की फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए CSO, तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है आपसे पूछ लेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा CSO, और आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। और इसको हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना आपसे पूछ लेता है कब हुआ था, तो 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो 29 जून को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जितने भी आपके यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये सब बताया जा रहा है आप याद करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएँ। तो ये मतलब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करेंगे। इसका जो गठन हुआ है वो 15 मार्च 1950 को हुआ है, और इसमें क्या होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। ठीक, ये जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, और इसे प्लानिंग कमीशन के भी नाम से जाना जाता था, जो कि एक सलाहकारी निकाय था, और इसका संविधान में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में और हम सारा जो भी है कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।